हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि जिस सब्जेक्ट का नाम है आपका वर्किंग विद पीपल। वर्किंग विद पीपल का यूनिट नंबर 1 हम करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर पर्सनल सेल्फ और प्रोफेशनल सेल्फ होता क्या है। पर्सनल सेल्फ का मतलब होता है कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो किस चीज़ को, अपने आप को डेली लाइफ के अंदर आप अपने आप को किस तरीके से समझते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, वही चीज़ आपकी कहलाई जाती है आपकी पर्सनल सेल्फ। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी कि क्या आप सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल सेल्फ के अंदर इंक्लूड होंगी। अब जो मेन पार्ट आता है आपके पर्सनल सेल्फ से रिलेटेड, वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आपको अपने खुद के थॉट्स और ख़ुद के इमोशंस के बारे में अवेयरनेस है, आप उनके बारे में जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आ गई सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी आ गई सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो भी चीज़ आप कर सकते हो, जो भी चीज़ करने की आपके अंदर एबिलिटी, आप उसके अंदर बिलीव कर दो कि मैं चीज़ कर सकता हूँ। फिर आते हैं वैल्यूज़ एंड बिलीफ, यानी कि जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है आप वही चीज़ करते हो, कि मतलब आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट देना, काइंडनेस, इनमें से क्या चीज़ आपको मतलब इम्पॉर्टेंट लगती है, वही होती है आपकी वैल्यूज़ एंड बिलीफ। फिर आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट, जैसे कि आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ होंगी, जैसे आप काम हो, फ्रेंडली हो, शाय हो या फिर आउटगोइंग हो, तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमेशा क्या करते हो, दूसरों की हेल्प करने का ट्राई करते हो और काम रहते हो डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर, तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि आप क्या हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, और ये आपकी पर्सनल सेल्फ का पार्ट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें बेटर लाइफ डिसीजन मेकिंग करने में मदद करती है। ठीक है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी होगी अगर हमारी पर्सनल सेल्फ अच्छी होगी, और हमारा मेंटल पीस बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। इससे हमारी फैमिली और फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, और इससे हम ये चीज़ अपना गोल्स और अपने ड्रीम्स को समझने में मदद करेंगे। सेकंड आती है हमारी प्रोफेशनल सेल्फ। प्रोफेशनल सेल्फ का मतलब होता है कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, काम करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, या तो अपनी जॉब पर या फिर जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं उस जगह पर। ठीक है ना, इसके अंदर हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम डिसिप्लिन है या नहीं, हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो की पार्ट क्या होता है हमारे प्रोफेशनल सेल्फ के, सबसे पहले आता है वर्क बिहेवियर, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, पंक्चुअल हो और डेडिकेटेड हो। ये आपका क्या शो करता है कि आपके वर्क बिहेवियर कैसा है आपका। ठीक है, कि आप कैसे हो। और आपकी प्रोफेशनल स्किल इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, आप बातचीत किस तरीके से करते हो, टीम वर्क ठीक तरीके से करते हो, यानी प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हो, यानी टेक्निकल नॉलेज आपको कितनी है, और वर्क एथिक्स यानी कि ऑनेस्ट हो या नहीं, लॉयल हो या नहीं, अपनी ड्यूटीज़ पर कमिटेड हो या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं प्रोफेशनल सेल्फ के अंदर। और अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन भी, कि आप फॉर्मल क्लोथ्स पहनते हो या फिर कैसे क्लोथ्स पहनते हो, क्लीनलीनेस बना के रखते हो, मेंटेन करके रखते हो या नहीं, और हर किसी से पोलाइटली बिहेव करते हो या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ऑफिस टाइम पर जा रहे हो, अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हो और सबसे रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हो अपने कोवर्कर्स के साथ, तो ये चीज़ क्या दिखा रहेगी, आपकी प्रोफेशनल सेल्फ को शो करेगी। तो इससे क्या होगा, अगर हमारी प्रोफेशनल सेल्फ अच्छी होगी तो हमारी एक अच्छी इमेज बनेगी और रेपुटेशन बनेगी काम पर, जॉब के ऊपर। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारे प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे और करियर की सक्सेस के भी चांस बढ़ेंगे। इससे हमारा टीम वर्क भी अच्छा होगा, कॉपरेशन भी अच्छा होगा, और इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स वो रूल्स या फिर वो वैल्यूज़ होते हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा अपने काम के ऊपर। मतलब ये चीज़ें हमें बताती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है काम करने के दौरान। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। तो मेन वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप अपना काम केयरफुली करते हो और सिंसियरली करते हो, तो आपको हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आप अपने ड्यूटीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि आप अपना पूरा काम, टास्क जो है आप कंप्लीट कर रहे हो और टाइम पर कर रहे हो, और आपको किसी को वो आपको रिमाइंड नहीं करा रहा, आप खुद वो चीज़ काम कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। और दूसरी आती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आया, जो भी आपने काम करा था उसका जो भी रिजल्ट आया है, गुड हो या फिर बैड हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो होगी आपकी अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है ना। इसके अंदर मतलब जो भी आपने मिस्टेक कर दी, ठीक है, आप उसकी ओनरशिप ले रहे हो कि ये जो गलती हुई है वो मेरी वजह से हुई है, और उस चीज़ से आप सीख रहे हो कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ गलत हो गई तो आपने जो है खुद उसको एडमिट कर लिया कि ये मेरी गलती की वजह से हुई है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर, यानी किसी दूसरे के ऊपर वो बात नहीं डाली। तीसरी आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है आप फेथफुल हो, आप ऑनेस्ट हो अपनी कंपनी या फिर अपनी टीम की तरफ, ठीक है। आप अपनी कोई भी प्राइवेट कंपनी इंफॉर्मेशन विद आउटसाइडर, यानी कि आप कोई भी कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी भी बाहर वाले इंसान के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप कंपनी की बात कंपनी के अंदर ही रहने दे रहे हो। मतलब आप फॉर एग्जांपल क्या है, आप अपनी कंपनी से क्या हो, कमिटेड हो, ठीक है ना। यानी कि उसका टफ टाइम्स चल रहा है, उसकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टिल आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। तो ये क्या दिखाती है, आपकी कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल्टी दिखाती है। और फिर आती है कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट का मतलब होता है आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो कंपनी को, ठीक है, और जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर आप डेडिकेटेड हो। तो ये चीज़ दिखाती है आपकी कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, ताकि जो डेडलाइंस हैं उससे पहले आपका काम कंप्लीट हो जाए और आप फोकस रहो अपने टास्क के ऊपर। तो ये चीज़ आपका कमिटमेंट शो करती है। कल्चरल सेंसिटिविटी आती है, यानी कि आप हर किसी के कस्टम्स के बारे में, हर किसी के बिलीफ्स के बारे में, हर किसी के ट्रेडिशन के बारे में, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है, इन सबको आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये अपनी कल्चरल सेंसिटिविटी शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, आप उनको समझ रहे हो, उनकी बात पर उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो अलग अलग फेस्टिवल मना रहे हैं जो कि आपके रिलीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है, स्टिल आप उन लोगों को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये आपकी क्या शो करता है, कल्चरल सेंसिटिविटी शो करता है। फिर आता है कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि वो आपके पास वो स्किल्स होना, ठीक है ना, हैविंग द स्किल टू वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर इन रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग वे, यानी एक ऐसी स्किल होना आपके पास कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग हैं और आप सब कल्चर के लोगों के साथ किस तरीके से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे हो और उन लोगों की बात को समझ रहे हो। ये दिखाता है आपकी कल्चरल कॉम्पिटेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना बिहेवियर जो है एडजस्ट कर लेते हो जब भी आप टीम के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, दूसरे बिलीफ्स के लोग हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है, आपकी कल्चरल कॉम्पिटेंस कहलाई जाती है। गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट आता है। गोल सेटिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक है, और उस हिसाब से आप प्लान बनाते हो कि किस तरीके से मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ होती है हमारी गोल सेटिंग कहलाई जाती है। अब दो टाइप के हमारे गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि जो कि आप कुछ दिनों में या फिर महीनों में अचीव कर सकते हो, जैसे कि कोई टेस्ट को पास करना या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करना, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, हमारे शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिनको अचीव करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, जैसे कि आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है, तो इसके लिए आपको क्या लगेंगे, सालों लगेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल एक एक करके समझेंगे। SMART का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि मुझे 90% लाने ही लाने हैं अपने एग्जाम में, तो ये क्या होगा, आपके स्पेसिफिक गोल होगा, मेजरेबल होगा, यानी कि ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। जैसे कि आप ये बोलो कि मैं 3 घंटे डेली पढ़ूंगा, तो ये चीज़ आप ट्रैक कर सकते हो कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। और अचीवेबल होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अच्छी कर लूँगा, तो ये चीज़ क्या है, अचीवेबल है। इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी गोल है आपका वो पर्सनल और करियर एम से मैच होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना चाहिए, टी का मतलब, यानी कि उसकी एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि मैं मतलब ये जो सिलेबस है ये मैं फिनिश कर लूँगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं गोल्स और मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं और हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने एफर्ट्स पर फोकस कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा मेक इट ईजियर टू मेजर योर प्रोग्रेस, यानी कि जो भी जितना भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को हम गोल्स के थ्रू आसानी से मेजर कर सकते हैं कि हम ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज कर देता है। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं और किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि अपने टाइम को या फिर अपने टास्क को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है।
तो वो चीज़ कहलाई जाती है हमारी टाइम मैनेजमेंट कहलाई जाती है। अब यूज़फुल टेक्निक्स क्या क्या हैं, यूज़फुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है टू डू लिस्ट बना लो, यानी कि सारे काम जो भी आपको करना हो उतार लो, और जब भी वो काम होते ना उन पर टिक लगाते रहो। और प्रियोरिटाइज टास्क, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनको पहले करो, बाकी सारी चीज़ों को बाद में करो। डेडलाइन सेट कर लो, यानी कि टाइम लिमिट सेट कर लो कि आज के अंदर अंदर मुझे, जैसे कि मैं टारगेट सेट करता हूँ कि मुझे आज के अंदर अंदर कम से कम 5 वीडियोस बनाकर अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर ली, डेडलाइन सेट कर ली। और टाइम को वेस्ट करना अवॉइड करें, यानी कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर जो भी अननेसेसरी चैटिंग वगैरह, जो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें, उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ब्रेक बिग टास्क, यानी कि जो बड़े बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ठीक है, ताकि काम आसानी से हो जाए। और टेक शॉर्ट ब्रेक, यानी कि अब बीच बीच में 5-10 मिनट का गैप भी लेते रहें, ताकि आप कैसे रहें, फ्रेश रहें। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप डेडलाइन पर काम पूरा कर पाओगे। और लीव टाइम्स फॉर रेस्ट एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि आपको पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो टॉपिक क्या पढ़ा हमने, पर्सनल सेल्फ, कि आपकी फीलिंग्स क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, बिलीव्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इमोशन क्या है, वो होती है हमारी पर्सनल सेल्फ। और प्रोफेशनल सेल्फ क्या होता है, हमारा बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और स्किल्स क्या है वर्क प्लेस के अंदर। ये हो गई हमारी प्रोफेशनल सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब भी हम अपना काम करते हैं केयर और सीरियसनेस के साथ, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हमने जो भी काम करा या फिर जो भी डिसीजन लिया उसके लिए हम आंसरेबल हैं, उसके लिए हमें जवाबदेही करनी है, वो हो गई हमारी अकाउंटेबिलिटी। लॉयल्टी का मतलब क्या होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल रहना, भरोसेमंद रहना, ये हो गई हमारी लॉयल्टी। कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम अपना फुल एफर्ट दे रहे हैं और डेडिकेटेड रह रहे हैं, तो वो हो गई हमारी कमिटमेंट। कल्चरल सेंसिटिविटी के मतलब क्या होता है कि अलग अलग कल्चर्स के लोग को, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग को रिस्पेक्ट देना। कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है, यानी कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और गोल सेटिंग, यानी कि प्लानिंग व्हाट यू वांट टू अचीव एंड हाउ, कि मतलब कि आपको क्या अचीव करना है और किस तरीके से आप वो चीज़ अचीव करोगे। और टाइम मैनेजमेंट आता है कि अपने टाइम को वाइजली यूज़ करना, ताकि आप इफेक्टिवली टास्क कंप्लीट कर पाओ। अब आपका यूनिट नंबर 2 शुरू होता है, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका स्किल एनहेंसमेंट्स कोर्स, यानी कि SEC का सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल का यूनिट नंबर 2। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस। तो फील्ड वर्क का मतलब ये होता है जब आप अपनी क्लासरूम से निकलकर बाहर जाते हो और प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हो रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड वर्क। यानी कि आप, ये कहीं पर भी हो सकता है, विलेज के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, NGO के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी, और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जैसे चिल्ड्रन, एल्डरली, यूथ, ये सब के साथ हम फील्ड वर्क कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड वर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और मतलब उससे पहले ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, किस तरीके से हमें वहाँ पर बात करनी है और लोगों से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबसे पहले फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस। तो किस तरीके से प्रिपेयर करें हम अपने आप को फील्ड वर्क के लिए, ठीक है ना, लर्निंग प्लान्स क्या होने वाले हैं और स्ट्रेटजीज़ क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझने कि जब भी आप फील्ड पर जाते हो काम करने के लिए, तो आपको उसके पहले क्या होनी चाहिए कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, कि आप जा तो रहे हो वहाँ, बट वहाँ जाकर आप करोगे क्या बेसिकली, और वाई आर यू डूइंग इट, और जो भी आप वहाँ करने जा रहे हो, जो भी आप काम वहाँ करोगे वो क्यों करोगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आपको पैसे कमाने, इज्जत कमानी है, क्या मेन पर्पज़ है उसके पीछे का, और हाउ विल यू डू इट, यानी कि जो काम करना है अब आप वो किस तरीके से करोगे वो काम। ठीक है, और व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम इट, और जो भी आपको काम वहाँ पर जाकर करने वाले हो उससे आपको क्या लगता है आप नई चीज़ क्या सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फील्ड पर जाने से पहले पता होनी चाहिए। अब क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे एक अच्छा फील्ड वर्क प्लान करने के लिए। सबसे पहले तो पर्पस समझो, यानी कि ऑब्जेक्टिव समझो। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि आप फील्ड वर्क पर जा क्यों रहे हो बेसिकली। फॉर एग्जांपल कि आप NGO के काम के लिए जा रहे हो, या फिर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, या फिर बूढ़े लोगों की मदद करने जा रहे हो। तो पहले अपने आप से पूछो, जो भी आप फील्ड वर्क करने जा रहे हो तो उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है उसके पीछे का। और फिर नो द कम्युनिटी और पीपल, फिर वहाँ जाकर मतलब कम्युनिटी के बारे में जानो और लोगों के बारे में जानो, यानी कि उन लोगों के बारे में जानो जहाँ पर भी आप जाओगे और जिनसे मिलोगे वहाँ जाकर, फील्ड पर जाकर। तो फील्ड पर ऑलरेडी जो लोग होंगे उन लोगों के बारे में जानो। मान लीजिए अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप पहले ये समझो कि जहाँ पर जिन
बच्चों से आप मिलोगे उनकी एज क्या रहने वाली है और उन बच्चों का बैकग्राउंड क्या रहने वाला है। अमीर स्कूल के बच्चे हैं या फिर गरीब स्कूल के बच्चे हैं तो उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनकी एज वगैरह के बारे में पहले जानो, तभी तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे अपने आप को। फिर लर्निंग गोल सेट करो, यानी कि आप ये चीज़ डिसाइड करो पहले से कि क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो या फिर क्या चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप जैसे कि ये सोचते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्या करना चाहता हूँ, अच्छी करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चाइल्ड बिहेवियर को समझना चाहता हूँ। तो पहले आप अपना गोल सेट करो कि आप वहाँ जाके क्या चीज़ लर्न करना चाहते हो। फिर उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ को प्लान करो, यानी कि जो भी आपका टारगेट ग्रुप है उसके हिसाब से जो भी सूटेबल एक्टिविटीज़ है ना वो चूज़ करो। मान लीजिए अगर आपको चिल्ड्रंस के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, तो उनके पास मिलने से पहले आप कुछ फ़न गेम्स प्लान करो या फिर ड्राइंग के सेशन प्लान करो कि किस तरीके से उन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करने वाले हो। और फिर वो सारी चीज़ें करने के लिए आप जो भी रिसोर्सेज चाहिए या फिर जो भी मटेरियल चाहिए वो चीज़ें कलेक्ट करो। यानी कि जैसे कि अब ये आप गेम्स खेलने के लिए या फिर ड्राइंग सेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी। बच्चों से मिलने के लिए पहले चार्ट, नोटबुक्स, क्रेयॉन, गेम्स, टीचिंग एड्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, कलेक्ट करनी पड़ेंगी। फिर टाइम मैनेजमेंट करो, यानी कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि आपको कब स्टार्ट करना है और एक एक्टिविटी के अंदर कितना टाइम लेना है और उस एक एक्टिविटी को कब एंड करना है या फिर पूरे प्रोसेस को कब एंड करना है। तो टाइम पहले से मैनेज करके चलो, दिमाग में रख कर चलो कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में करनी है। फिर उसके बाद परमिशन लो, यानी कि अगर आप स्कूल जा रहे हो या फिर एनजीओ जा रहे हो या फिर हॉस्पिटल जा रहे हो तो पहले आप उन लोगों से परमिशन लो विजिट करने से पहले कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें मैं सीखना आ रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो पहले उससे पहले क्या लो, आप परमिशन लो। और फिर जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वहाँ जाकर, उन चीज़ों के लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहो। जैसे कि वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ जाके या तो लैंग्वेज इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि लोग कॉर्पोरेट ही ना करें और या फिर लोगों ने कुछ कर दिया और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में भी प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं उस चीज़ को किस तरीके से फेस करने वाला हूँ। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इस प्लानिंग की, सबसे पहले तो ये हमारा टाइम बचाती है और कन्फ्यूज़न नहीं होती कि विज़िट पर जाएंगे तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, हमें कुछ नई चीज़ मतलब वहाँ जाकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और ये हमारे लर्निंग गोल्स को अचीव करने में मदद करती है कि जो भी हमने सोचा है वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे। और हमारा जो फील्ड वर्क है, जो भी हम करने जा रहे हैं, उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये बनाती है और हमारे ही अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करती है, क्योंकि हम एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करती है प्लानिंग। अब रैपिड बिल्डिंग, इनिशिएटिंग डायलॉग्स एंड सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये जो सारी है ना, ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि जो आपको फील्ड वर्क के दौरान चाहिए होती हैं। जब भी आपको लोगों से कनेक्ट करना होता है तो आप कैसे कनेक्ट करते हो, उनसे फ्रेंडली वे में बात करके या फिर उनसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करके आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है ना। तभी वो आपसे कंफर्टेबल होंगे, तभी वो आपसे बात करेंगे। अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो वो नहीं करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रैपिड बिल्डिंग। रैपिड बिल्डिंग का मतलब होता है, रैपिड का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप सामने वाले से अच्छे या फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लो, ठीक है ना, क्योंकि उसको या तो आप पर भरोसा होगा या फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रैपिड, कि आप सामने वाले से गुड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे हो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के बेसिस पर। अब तो किस तरीके से रैपिड को बिल्ड किया जाए, सबसे पहले जब भी आप सामने वाले से बात करें, बहुत पोलाइट वे में बात करें, बहुत इज्जत के साथ उनसे बात करें, अपने वर्ड्स से भी उनको इज्जत दें और अपने एक्शन से भी उनको इज्जत दें। और जब भी आप सामने वाले से मिलें, स्माइल करके बात करें और मिलने से पहले उनको ग्रीटिंग करें, ठीक है ना, ग्रीट करें उन लोगों को। और जो भी वो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को भी ध्यान से सुना है। ऐसा नहीं करना कि अपनी अपनी बोले जानी है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है। और जो भी वो अपना स्टोरी सुनाना है या फिर अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है तो उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सुनना है, ठीक है, ताकि उनको लगे कि ये सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है। और जो भी इंसान आपको दिख रहा है उसके लुक्स के हिसाब पर या फिर उसके हैबिट्स के हिसाब से या फिर उसके बैकग्राउंड्स के हिसाब से उसको कभी भी जज नहीं करना है, ठीक है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है आप उसी के अंदर बात करें, ठीक है, या फिर सबसे सिंपल वर्ड्स में बात करें। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी बूढ़े इंसान से मिलते हैं, एल्डरली पीपल से मिलते हैं, तो आप उनसे हल्के हल्के बात करें और रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करें, जैसे आप वगैरह करके इज्जत से बात करें और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछें। तो इस तरीके से आपका रैपिड बिल्ड होगा। फिर उसके बाद आता है इनिशिएटिंग डायलॉग, यानी कि जब भी आपको बात स्टार्ट करनी होती है, ठीक है,
तो किस तरीके से बात स्टार्ट करें कि सामने वाला जो है रिलैक्स फील करे और मतलब आपसे बात करने को आ जाए वो इंसान की, मतलब किस तरीके से हमें बात स्टार्ट करनी है। तो क्या होना चाहिए हमारा गुड डायलॉग बात को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दे दो कि जैसे माय नेम इज़ अरीब एंड आई एम हियर टू लर्न एंड सपोर्ट। तो सबसे पहले तो अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या और फिर उसके बाद आप जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे, कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं, ठीक है। डू यू लिव हियर, मतलब ऐसा सवाल नहीं करने कि आप यहाँ रहते हो। वो तो भाई जब अगर वहाँ दिख रहा है आपको वो वहीं रहता होगा ना, आप उसके घर गए और उससे पूछ रहे हो आप यहाँ रहते हो, तो वो ये तो बड़ी उल्टी सीधी बात हो गई ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी, ढंग की चीज़ें पूछनी कि कैसा दिन जा रहा है आपका, ये सब चीज़ें पूछनी है। और अगर सामने वाला बात नहीं करना चाह रहा ना तो उसे फोर्स मत करो कि भाई बात करो, ये वो ऐसा नहीं करना। उसको टाइम दो आराम से, जब वो कंफर्टेबल हो जाए तब जाकर उससे बात करो। एक कंफर्टेबल जगह चूज़ कर लो जहाँ पर वो इंसान बैठ जाए और आपसे सुकून से बात कर सके। ऐसे कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत लेकर जाओ उसे जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ और शोर हो, ताकि वो भी परेशान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपको टीनेजर से बात करनी है किसी, तो उसके हॉबीज़ के बारे में पूछो, उसकी स्टडीज़ के बारे में पूछो, उसके मोबाइल फ़ोन यूज़ के बारे में पूछें, ठीक है। डायरेक्ट जाके उससे पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है, वरना वो कभी भी बताएगा नहीं। अब उसके बाद आता है सस्टेनिंग कम्युनिकेशन। जब भी आप बात कर रहे हो, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वो बात स्मूथली चलती रहे और सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड रहे और इंगेज रहे, उसको बोलेंगे हम सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। अब तो किस तरीके से हमें जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसको ऑनगोइंग रखना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को सस्टेन करना है। तो आप जो है बात करते करते उसके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछें, ठीक है ना। जैसे कि मतलब, या फिर जो भी वो बात बता रहा है उसको बोलते हैं ना दैट्स इंटरेस्टिंग, या फिर कैन यू टेल मी मोर। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि जो आप वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसकी बात में, ठीक है। तो वो और ज़्यादा आपको चीज़ें बताएगा और उसको फीडबैक दें, यानी कि जो भी वो बात बोल रहा है उसकी बात में मतलब नॉडिंग करें, गर्दन हिलाएं, और या फिर बीच में बोलते रहें कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है वो सामने वाला भी आपको बात बताता रहेगा और उससे रेगुलर कांटेक्ट रखें, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म का फील्ड वर्क है आपका तो उस इंसान से रेगुलर कांटेक्ट रखें, और जब भी आप विज़िट पर जाएँ वहाँ पर तो उसको मतलब बुला लें उस इंसान को। और या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करें, ज़्यादा उससे बात ना करें या फिर इंटरप्ट ना करें उसे, ठीक है। अब ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? सबसे पहले तो ये हमें जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है लोगों से, वो निकलवाने के लिए काम आती हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो सामने वाला रिस्पेक्टेड फील करेगा और आपसे ओपन हो जाएगा और वो आपसे बातें शेयर करने लग जाएगा। और ये चीज़ें हमारे काम को ईजी बना देंगी जब भी हमें सेंसिटिव टॉपिक पर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स फॉर टारगेटेड पॉपुलेशन, यानी कि हर एज ग्रुप का जो है ना अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग वे ऑफ लर्निंग होती है हर एज ग्रुप के, ठीक है। तो हमें अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग थीमेटिक मॉड्यूल्स यानी कि एक्टिविटीज़ या फिर सेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग, एडोलसेंट्स के लिए अलग, यूथ के लिए अलग और एल्डरली पीपल्स के लिए अलग। तो चिल्ड्रन के अंदर कौन आएगा, जो जिनकी एज 5 से लेकर 12 साल तक की होगी, तो उनकी नीड्स क्या होती हैं, उनको फ़न बेस्ड लर्निंग चाहिए होती है कि मज़ा भी आए उन्हें, और उनको सेफ्टी चाहिए होती है और उनको हाइजीन चाहिए होता है। और ये जो बच्चे होते हैं मोरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब इनसे मतलब इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनको स्टोरी टेलिंग करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, उनको पिक्चर्स दिखाएं, ड्राइंग करवाएं, उनसे कलरिंग करवाएं, राइम्स सुनाएं, उनको एक्शन सॉन्ग सुनाएं और गेम्स वगैरह दिखाएं, उन्हें एंड पपेट्री भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उनको क्या चीज़ हम सिखा सकते हैं कि गुड एंड बैड टचेस क्या क्या होते हैं, हैंड वॉश करने की इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है, और हेल्दी फूड हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, कि और कब थैंक यू बोलना है, कब सॉरी बोलना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और टिप्स क्या क्या होंगी इसके अंदर, जो भी सेशन हमें करना है उसको शॉर्ट रखें, जैसे 15 से 30 मिनट का एक सेशन रखें, बच्चों के लिए ज़्यादा लंबे सेशन ना रखें। और जब भी आप बच्चों के साथ सेशन कर रहे हो तो कलरफुल मटेरियल का इस्तेमाल करो, ठीक है। रंग बिरंगी चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होंगे और बच्चों के साथ प्लेफुल रहो और फ्रेंडली रहो, ठीक है, ताकि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड रहें। फिर आते हैं हमारे एडल्सेंट, जिनकी एज होती है 13 से लेकर 18 साल तक की। उनकी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, उनको आइडेंटिटी चाहिए होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उन्हें, और उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है तो उससे रिलेटेड उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर भी होता है उन लोगों पर और एग्ज़ाम स्ट्रेस भी होता है।
तो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें जो हैं उन लोगों को फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो अब इनके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि ग्रुप डिस्कशन करें उनके साथ बैठकर, या फिर रोल प्ले करें उनके साथ, या फिर पोस्टर मेकिंग करवा सकते हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड उनसे टॉक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जो कि हम एडोलसेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हम उन्हें सिखा सकते हैं कि जो भी प्यूबर्टी आई है उनके और बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम उनको टीच कर सकते हैं लड़कियों को। और जब भी पीयर प्रेशर से किस तरीके से डील करना है, कि मतलब दोस्त ये करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है, और इन सब चीज़ों से किस तरीके से डील करना है, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। और साइबर सेफ्टी और इंटरनेट के यूज़ के बारे में भी उनको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी आप उनसे बात करें, टिप ये है कि रिस्पेक्टफुल वे और में बात करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं, ठीक है। इनके और उनकी जो भी बात वो बताते हैं उनकी बात में प्राइवेसी रखें, ठीक है ना। उनकी बात किसी तीसरे को ना बताएं और उनको एक्सप्रेस करने दें, यानी जो भी वो बात कहना चाहते हैं उनकी बात को खुलकर सुने और कहने दें उन्हें जो भी वो कहना है। फिर आता है यूथ, जो कि ये होते हैं 18 से 30 ईयर्स के, जैसे हमारी एज के, ठीक है, आप लोगों की एज के जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर इनकी नीड्स क्या क्या होती हैं, इनको करियर की ज़रूरत होती है और जॉब प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, लाइफ स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, और स्ट्रेस बहुत होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ये होती है हमारी यूथ की नीड्स। अब इनके लिए बेस्ट मेथड क्या है, इनके लिए हम वर्कशॉप रख सकते हैं या फिर सेमिनार रख सकते हैं, रिज्यूमे राइटिंग करवा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट इन लोगों से करवा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सेशन भी रख सकते हैं। अब इन लोगों को क्या क्या सिखा सकते हैं हम, कि किस तरीके से रिज्यूमे बनाए, सॉफ्ट स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें बता सकते हैं, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप के भी आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके साथ क्या टिप्स हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाए, क्वेश्चंस इनकरेज किए जाएँ, और रियल लाइफ एग्जांपल इन लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या फिर ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाए अगर पॉसिबल है तो। अब आते हैं एल्डरली पीपल्स, जो कि इनकी एज 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा होती है। इनकी ज़रूरत क्या होती है, इनको कंपेनियनशिप और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है इनको, और मेमोरी सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इनके साथ क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, ग्रुप चैट्स या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं इन लोगों के साथ, मेमोरी गेम्स खिला सकते हैं इन लोगों को, योगा करवा सकते हैं, या फिर कुछ लाइट एक्सरसाइज के सेशन करवा सकते हैं इन लोगों को, हेल्थ कैम्प करवा सकते हैं इन लोगों के साथ। तब इनको क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ इशू होते हैं ओल्ड एज के अंदर, ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। और ईटिंग हैबिट्स किस तरीके से हेल्दी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो उससे किस तरीके से डील करें, ये चीज़ें भी हम उन लोगों को सिखा सकते हैं। और उनसे ये बोलें कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। और उन लोगों के साथ टिप्स क्या रहने वाली हैं कि जब भी बात करें पेशेंट रहें और जेंटल वे में उनसे बात करें, क्लियरली एंड स्लोली वे में उनसे बात की जाए, और उनको ये फील होना चाहिए कि मतलब वो लोग इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से उन लोगों से बात की जानी चाहिए। तो अब आती है फाइनल समरी। चिल्ड्रन के बारे में हमने क्या देखा कि फ़न लर्निंग और हाइजीन सेफ्टी होनी चाहिए, गेम्स, ड्राइंग, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और टॉपिक क्या टीच कर सकते हैं, जैसे हाइजीन, गुड हैबिट्स, सेफ्टी रूल्स, ये सब चीज़ें। और एडल्सेंट्स की नीड्स क्या क्या होती हैं, सेल्फ आइडेंटिटी, पीयर प्रेशर, मेथड उनके साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, रोल प्ले, डिस्कशन, पोस्टर, टॉपिक्स क्या क्या ले सकते हैं हम, बॉडी चेंज, पीयर प्रेशर, ऑनलाइन सेफ्टी। यूथ जो है उनको करियर गाइडेंस चाहिए होती है, लाइफ स्किल चाहिए होती है, उनके साथ क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, सेमिनार्स, इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटीज़। और उनको क्या क्या टॉपिक सिखा सकते हैं, रेज्यूमे, सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट। एल्डरली पीपल्स को क्या चाहिए होती है, रिस्पेक्ट, हेल्थ केयर, बॉन्डिंग चाहिए होती है, उनके साथ क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, योगा, गेम्स। और इनसे क्या क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं, हेल्दी एजिंग, मेमोरी, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इनसे कवर की जाती हैं। अब होता है हमारे यूनिट 3 स्टार्ट, जो कि होने वाला है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट 3 ऑफ द सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल, जो कि आपका SEC यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, सेमेस्टर 2 का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम के लिंक पर जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हैं फॉर द ₹100 ओनली। आपको 4 यूनिट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 का नाम है हमारा डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। तो डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क बेसिकली होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि सारी चीज़ें लिख लेना, यानी कि क्या क्या सारी चीज़ें जो जो आपने देखा, जो जो आपने सुना,
जो जो आपने करा, जो जो आपने ऑब्ज़र्व करा फील्ड वर्क करते टाइम, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को लिख लेना क्या कहलाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाया जाता है। मतलब आप जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हो, ठीक है ना। जो भी आप इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रहे हो, ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हो, कम्युनिटीज़ साथ काम कर रहे हो, उस चीज़ का आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो वही चीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेशन कहलाई जाती है। अब ये जो रिकॉर्ड है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यानी जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हुई थी हमारी फील्ड वर्क के दौरान उस चीज़ को याद रखने में ये हमारी डॉक्यूमेंट्स मदद करते हैं। और जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो अगर डॉक्यूमेंट फॉर्म में होंगे तो हम उनका पढ़कर समझ सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कुछ भी चीज़। और शो प्रूफ ऑफ द वर्क डन, यानी ये आपके लिए एज अ प्रूफ होंगे कि आपने वहाँ जाकर काम करा है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपके पास एज अ प्रूफ होंगे कि आप आगे जाकर बता सको किसी को भी। और जो भी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं वो आपने लिख रखी हैं, तो आप वो गलतियाँ इन फ्यूचर में ना करें, ठीक है। इस वजह से ये डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। अब मेनली जो होते हैं हमारे 3 टाइप के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं फील्ड वर्क के अंदर। सबसे पहले आता है केस रिकॉर्ड। अब केस रिकॉर्ड क्या होता है? केस रिकॉर्ड एक रिटर्न रिपोर्ट होती है एक इंसान के बारे में, किसी सिर्फ एक इंसान के बारे में जो रिटर्न रिपोर्ट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। एक इंसान जिसको क्लाइंट बोला जाता है, उसकी जो भी रिटर्न रिपोर्ट होगी वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा केस रिकॉर्ड कहलाया जाएगा। अब क्लाइंट कौन होता है? जिसकी हमने या फिर हेल्प करी जिस इंसान की, या फिर जिस इंसान को हमने ऑब्जर्व करा फील्ड वर्क के दौरान, वही हमारा क्लाइंट होगा, वही हमारा वन पर्सन होगा जिसके बारे में हम रिपोर्ट राइट करेंगे, और उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, हम केस रिकॉर्ड बोलेंगे। अब इसकी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझने में मदद करता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को हम डिटेल में समझ पाएँ। इस वजह से केस रिकॉर्ड हमारी मदद करता है। और हमने क्लाइंट के लिए क्या क्या करा उसके बारे में हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री हो, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हों, उस चीज़ में हमारा केस रिकॉर्ड मदद करता है। और ये तब यूज़फुल होता है कि जब आपको सेम पर्सन की बाद में मदद करनी है, ठीक है, उसी को दोबारा से मदद की ज़रूरत है, तो उस इंसान की प्रॉब्लम समझने के लिए आप उसके पुराने केस रिकॉर्ड देख सकते हैं, और कि किस तरीके से उसका पहले क्या चीज़ें कर रहा था वो, और अब उसमें क्या फ़र्क है। तो पहले और अब में उस इंसान में फ़र्क देखने के लिए आप केस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये फ्यूचर लर्निंग की, फ्यूचर में उसे क्या सिखाना है और उसको किस चीज़ के लिए ट्रेन करना है, उस लिए भी आप क्या है केस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। अब क्या क्या लिखा जाता है सबसे पहले केस रिकॉर्ड के अंदर? सबसे पहले जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसकी बेसिक डिटेल होंगी, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कितनी है, जॉब करता है या नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे आप रीज़न फॉर मीटिंग, यानी कि आप उससे मिलने क्यों गए या फिर वो आपसे मिलने क्यों आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मतलब अपने आप में लिखेंगे, ठीक है, खुद लिखेंगे। जो भी इंसान है, जो भी मिल रहा है वो इंसान खुद लिखेगा। अगर टीचर है, डॉक्टर है, एनजीओ है, तो वो अपने पास ये चीज़ खुद लिखेंगे कि सामने वाले इंसान हमारे पास बेसिकली आया क्यों था। फिर लिखेंगे उसका प्रॉब्लम या फिर इशू, यानी उसको क्या मेन इशू हो रहा है या फिर क्या चीज़ उसको, क्या डिफ़िकल्टी उसकी लाइफ में पैदा हो रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, वो अपना स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पा रहा, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई, ये उसका इशू हो गया। फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे, यानी कि असेसमेंट लिखेंगे, यानी कि जब भी आपने उस क्लाइंट से बात करी, ठीक है, तो आपकी क्या समझ में आया कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो जब भी आपने मान लीजिए बात करी उस बच्चे से, तो आपको ये समझ में आया कि वो स्कूल इस वजह से अवॉइड करता है क्योंकि वहाँ पर उसको बुली किया जाता है और लोगों से छेड़ते हैं। तो उसके बाद आपने क्या लिख दी वहाँ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख दी कि द चाइल्ड अवॉइड्स स्कूल बिकॉज ही इज़ बीइंग बुलीड। फिर उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाते हो, आप इंटरवेंशन प्लान बनाते हो कि मतलब अब आपको क्लाइंट को हेल्प करने के लिए आपको प्लान बनाना है कि किस तरीके से उस बच्चे की हेल्प हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप काउंसलिंग सेशन रखोगे कि आप वहाँ जाओगे और स्कूल स्टाफ से बातचीत करोगे कि ये बच्चा है और उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा। फिर आप अपना प्लान लिखोगे कि मुझे ये करना है। फिर उसके बाद लिखोगे व्हाट यू एक्चुअली डिड, यानी कि जो भी आपने एक्शन एक्चुअली में करा, ठीक है, वहाँ जाकर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, डिटेल लिखोगे, यानी कि जो भी आपने एक्शन करा। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे कि आपने 3 काउंसलिंग सेशन करे जिसके अंदर आपने क्लास टीचर्स से बात करी। फिर उसके बाद लिखोगे प्रोग्रेस की, क्या अब जो है उस बच्चे की सिचुएशन इंप्रूव हुई या नहीं, उसके बारे में लिखोगे कि अब जो है वो क्या होने लगा, इस चाइल्ड जो है वो बच्चा जो है रेगुलरली स्कूल जाने लगा, तो जो भी प्रोग्रेस है आप फिर वो लिखोगे। फिर लास्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन और फीलिंग लिखोगे कि मतलब आपने क्या ऑब्ज़र्व करा इस पूरे केस के अंदर और
क्या फ़ील कर रहे थे आप, कि मतलब जो बच्चा था वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा शाय था, बट बाद में टाइम टू टाइम वो क्या हो गया, हमसे खुल गया, वो हमसे ओपन हो गया। फिर लास्ट के अंदर आएगा आपका क्लोजर एंड फॉलो अप। क्या ये केस अब बंद हो गया, या फिर ये बच्चा अब दोबारा हमको दिखाने आएगा, या फिर वो क्लाइंट हमारे पास दोबारा आएगा। तो ये चीज़ आप क्लोजर एंड फॉलो अप के अंदर लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, केस रिकॉर्ड, नेम दे रखा है राजू, एज दे रखी है 14, क्लास दे रखी है 7th, प्रॉब्लम नॉट अटेंडिंग स्कूल फॉर लास्ट 2 मंथ, रीज़न बुलीड बाय ओल्डर स्टूडेंट, एक्शन क्या होगा इसका कि हमने उसके पेरेंट्स से बात करी और काउंसलिंग अरेंज करी, और रिजल्ट में क्या लिखा कि अब जो है राजू दोबारा स्कूल आने लगा। ठीक है। अब ग्रुप वर्क रिकॉर्ड क्या होते हैं? ग्रुप वर्क रिकॉर्ड एक ऐसी रिटर्न रिपोर्ट होती है हमारे वर्क के बारे में जो हम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करते हैं। केस स्टडी जो थी, केस रिकॉर्ड था, एक इंसान के साथ था, और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किया गया वर्क क्या कहलाया जाता है? ग्रुप वर्क रिकॉर्ड कहलाया जाता है। कि मतलब फील्ड वर्क के दौरान आपने जो ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप ग्रुप वर्क रिकॉर्ड के अंदर लिखते हो। ठीक है ना। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, आपका चिल्ड्रन हो सकते हैं, टीनेजर हो सकते हैं, वुमेन्स हो सकती हैं, या फिर एल्डरली पीपल हो सकते हैं। अब ये इसके इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये हमें ये चीज़ ट्रैक करने में मदद रखता है कि हमने क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पर करी। ठीक है। जब भी हम फील्ड वर्क पे गए थे तो क्या क्या चीज़ें हमने एक्टिविटीज़ वहाँ पर करी, और ये चीज़ें एवेल्युएट करने के लिए कि जो जो चीज़ें हमने करी उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो एक्चुअली में काम कर गई, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर काम नहीं करी। और नेक्स्ट सेशन को प्लान करने के लिए भी ये ग्रुप वर्क रिकॉर्ड काम आते हैं कि अगले सेशन में हमें क्या करना है। और ये भी बताता है कि ग्रुप मेंबर्स ने जो थे, जो वहाँ पर एग्जिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से हमारी बातों पर रिस्पॉन्ड करा, और या फिर उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई या फिर नहीं। ये चीज़ें चेक करने के लिए भी वो ग्रुप वर्क रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। अब क्या क्या लिखा जाता है हमारा ग्रुप वर्क रिकॉर्ड के अंदर? सबसे पहले ग्रुप की डिटेल कि कौन कौन लोग हैं ग्रुप के अंदर, कितने मेंबर हैं, उनकी एज कितनी है, उनका बैकग्राउंड कितना है। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा कि 12 स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं जिनकी एज कितनी है, 13 से 15 के बीच में है। अब गोल क्या था हमारा ग्रुप वर्क का, कि मतलब हम इस ग्रुप के साथ बेसिक वर्क क्या कर रहे थे, कि हम उनको किस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे थे, उनको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उन बच्चियों को हम अवेयर कर रहे थे। फिर हम लिखेंगे उसके बाद प्लानिंग, कि मतलब जब भी हमें वो सेशन स्टार्ट करना था तो उससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करें, कि क्या पोस्टर्स बनाने, क्या चार्ट्स बनाने, सैनिटरी पैड्स ऑफ लेके जाने हैं हमें एज अ डेमो। तो ये सब चीज़ें हम प्लान करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें लेकर जानी है फॉर, ठीक है, वहाँ पर उन लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर सेशन की पूरी डिटेल लिखेंगे, जैसे कि कहाँ होने वाला है ये सेशन, उसकी डेट कब होगी, क्या टाइम होने वाला है, लोकेशन क्या होगी, और कितने लोग उस सेशन को अटेंड करने वाले हैं, और एक्टिविटीज़ क्या करेंगे हम अब उस सेशन के अंदर, कि मतलब उस सेशन के अंदर हम क्या चीज़ें शो करेंगे, कि उनको वीडियोस दिखाएंगे या फिर रोल प्ले करके दिखाएंगे उन्हें, या फिर उन बच्चियों के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे। तो जो जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो चीज़ लिखेंगे हम। फिर पार्टिसिपेशन देखेंगे कि जिन जिन को बुलाया था कि सब ने पार्टिसिपेट करा या नहीं, और जब हम उनको ये सारी चीज़ें समझा रहे थे तो क्या वो एक्टिवली उस चीज़ को सुन रही थी या फिर वो साइलेंट थी उस टॉपिक पर। ठीक है। और फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि हमने क्या क्या नोटिस करा, और कि वो जो थी वो हमारी बातें सुन रही थी, इंटरेस्टिंगली सुन रही थी, शायद थी या फिर कंफ्यूज थी वो हमारी बातें सुनते टाइम। तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। फिर फीडबैक लेंगे हम उन लोगों से जो जिन लोगों को भी हमने ये सेशन प्रोवाइड करा है, कि मतलब कि वो लोग एंड में क्या कहते हैं पूरे सेशन के बाद। फिर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला, वी लाइक द सेशन, नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट, उन्होंने ऐसा बोला, तो हम ये बात लिखेंगे कि हमें लड़कियों की तरफ से ये फीडबैक मिला। फिर हम अपना लास्ट के अंदर कंक्लूजन लिखेंगे और नेक्स्ट प्लान अपना बनाने लग जाएंगे, कि मतलब सेशन जो हुआ है पूरा उसकी समरी लिख देंगे, और अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रुप वर्क रिकॉर्ड का ग्रुप लिख दिया हमने, 10 एडोलसेंट गर्ल थी, टॉपिक क्या था हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एक्टिविटीज़ क्या क्या करी हमने, बातचीत करी, क्वेश्चन एंड आंसर करा और उनसे फीडबैक लिया। तो रिज़ल्ट क्या मिला कि लड़कियों को, गर्ल्स को ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस होती क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है कि अब हम जो है उन लोगों के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्कशॉप करेंगे। ठीक है। अब कम्युनिटी प्रोफाइल क्या होती है? कम्युनिटी प्रोफाइल होती है एक डिटेल रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के बारे में या फिर किसी लोकेलिटी के बारे में जहाँ पर लोग रहते हैं। इसके अंदर उस जगह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कि मतलब वहाँ कौन लोग हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं।
तो ये होती है हमारी कम्युनिटी प्रोफाइल। अब कम्युनिटी प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत क्या होती है? जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में वो चीज़ समझनी हो कि मतलब किस तरीके से रह रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए कम्युनिटी प्रोफाइल काम आती है। जब भी हमें एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम समझनी हो और उनको क्या सपोर्ट चाहिए ये चीज़ समझनी हो, उसके लिए भी हमें कम्युनिटी प्रोफाइल काम आती है। प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए, कैंप्स लगाने के लिए, अवेयरनेस ड्राइव करने के लिए कम्युनिटी प्रोफाइल हमारी काम आती है। और जो प्रोग्रेस है थोड़े टाइम बाद कंपेयर करने के लिए भी कम्युनिटी प्रोफाइल हमारी काम आती है। अब किस तरीके से जो है हम कम्युनिटी प्रोफाइल बनाएंगे? सबसे पहले बेसिक डिटेल लिखेंगे कि कम्युनिटी का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ पर है उसकी, कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, फिर टोटल पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की कितनी है, फिर डेमोग्राफिक लिखेंगे कि कितनी एज के लोग हैं, एज ग्रुप के लोग हैं, जेंडर रेशियो कितना है, किस रिलीजन के लोग हैं, क्या लैंग्वेज वो बोलते हैं। लिविंग कंडीशन लिखेंगे कि उनके घरों की कंडीशन कैसी है, कि घरों में टॉयलेट है या नहीं है, साफ़ पानी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उन लोगों को मिल पा रही है या फिर नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ लिखेंगे कि मतलब वहाँ पर आसपास स्कूल कितने हैं, लोगों का लिटरेसी रेट क्या है, क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटी लिखेंगे कि आसपास कोई हॉस्पिटल है या फिर क्लिनिक्स है या नहीं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी कौन सी है उस एरिया में। फिर उसकी जॉब्स एंड इनकम लिखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग काम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेबर हैं या फिर शॉप्स चलाते हैं, क्या काम करते हैं। फिर सोशल इश्यूज़ देखेंगे कि उस जगह पर क्या सोशल इश्यूज़ हैं, कि चाइल्ड मैरिज तो नहीं कर रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है या फिर अल्कोहल अब्यूज़ तो नहीं हो रहा उस जगह पर। फिर कम्युनिटी की स्ट्रेंथ देखेंगे कि कम्युनिटी के बारे में अच्छी बात क्या है, कि उन लोगों में यूनिटी है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और लिखेंगे इंपॉर्टेंट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि वहाँ का पंचायत लीडर कौन है, एसएचजी कौन है, एनजीओ कौन कौन सी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर कौन कौन है, वहाँ पर हेल्थ वर्कर कौन कौन है, तो इन सब लोगों के बारे में लिखेंगे। और फिर लिखते हैं लास्ट के अंदर सजेशन और अपनी ऑब्जर्वेशन की हमें क्या लगता है कि क्या चीज़ वहाँ पर इम्प्रूव होनी चाहिए और हमने क्या चीज़ वहाँ ऑब्ज़र्व करी और जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी वो अच्छी थी या फिर बुरी थी, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड डेटा हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करके, यानी कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर्ली केयरफुली ऑब्ज़र्व करके उस जगह को, वहाँ के लोगों को उस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के लोगों से सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं उन लोगों का, उस एरिया के स्कूल्स में जा सकते हैं, क्लिनिक्स में जा सकते हैं, घरों में जा सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कम्युनिटी प्रोफाइल का, कि विलेज दे रखा है शांतिपुर, पॉपुलेशन है 2500 लोग हैं, हाउस कैसे हैं वहाँ पर, ज़्यादातर मड हट्स हैं या फिर और पुअर सैनिटेशन है बहुत ज़्यादा, और स्कूल क्या है, बस एक ही प्राइमरी स्कूल है और जिसका ड्रॉप रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। और हेल्थ के से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है कि बस एक ही क्लिनिक है और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो फैली हुई है वो है डायरिया। ठीक है, और इनकम क्या है, ज़्यादातर लोग जो हैं डेली वेज लेबर हैं तो उनकी इनकम कम ही है। तो सजेशन क्या देंगे हम कि वहाँ के लोगों को हाइजीन और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में समझाना चाहिए। तो अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड पढ़े हमने। सबसे पहला केस रिकॉर्ड की, जब हम एक पर्सन एक क्लाइंट के बारे में रिकॉर्ड लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, उसके नाम, उसकी प्रॉब्लम, उसके एक्शन, उसका प्रोग्रेस और उस लास्ट में फॉलोअप। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये जो उसके पर्सनल इश्यूज़ और आउटकम ट्रैक करने में काम आता है। फिर थी ग्रुप वर्क रिकॉर्ड, यानी कि जब हम एक ग्रुप की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ करते हैं, हम ग्रुप डिटेल्स लिखते हैं, एक्टिविटीज़ लिखते हैं, पार्टिसिपेशन, फीडबैक प्लान, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब भी हमें ग्रुप सेशन को इवैल्यूएट करना होता है या फिर प्लान करना होता है उसके लिए ग्रुप वर्क रिकॉर्ड हमारा काम आता है। कम्युनिटी प्रोफाइल पढ़ी, जो एक लोकेलिटी या फिर एक विलेज के बारे में पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, उसको हम कम्युनिटी प्रोफाइल बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखते हैं कि वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशन कैसी है, जॉब क्या करते हैं पढ़ाई कितनी कर रखी है, हेल्थ कैसी है, वहाँ के लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है और उनको क्या सजेशन हम देना चाहेंगे। तो इससे हमें क्या चीज़ समझने को मिलती है कि कम्युनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस हिसाब से हम उन लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 3 होता है हमारा ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं थोड़ी देर में यूँ ही यूनिट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका लास्ट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल, जो कि आपका SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का।
ठीक है, 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टेक्निक। ये जो यूनिट है मेनली फोकस किस चीज़ पर करता है कि किस तरीके से पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, जो कि हम यूनिट नंबर के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, जो कि हमारे फील्ड वर्क और सोशल वर्क के लिए हमारे काम आएंगी। तो ये जो स्किल्स हैं ये हमें ये चीज़ हमें खुद की अपने आप को समझने में मदद करती हैं और ये चीज़ करने में मदद करती हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम इफ़ेक्टिवली कर पाएँ। इस वजह से ये स्किल हमारे काम आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सेल्फ आता है, यानी कि जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो होता क्या है? जोहारी विंडो एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है, ठीक है, जो हमारी इस चीज़ में मदद करता है कि हम सामने वाले लोगों को समझ पाएँ। ठीक है, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर एंड ऑल्सो इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन विद अदर। यानी जोहारी विंडो एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जिसके अंदर हम खुद के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि हम हैं क्या, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन और लोगों के साथ इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये जो टूल है, ये क्या कहलाया जाता है? आपका जोहारी विंडो कहलाया जाता है। अब ये दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम। तो जो नेम आया जो हैरी, तो वो कैसा है? जोसेफ का जो, हैरी का पूरा हैरी, तो जोहारी इसका नाम पड़ गया। ठीक है ना, इस पूरी विंडो का जोहारी विंडो, ये मतलब पूरा एक बॉक्स से होता है जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट शो व्हाट इज़ नोन एंड अननोन टू योर सेल्फ एंड अदर। ये हमें क्या बताता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता हैं और लोगों को नहीं पता, मतलब हमारे बारे में हमको पता है या फिर हमको नहीं पता, या फिर लोगों को पता है या फिर नहीं पता। तो जो 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं ऐसे। सबसे पहला क्वाड्रेंट आता है, क्वाड्रेंट नंबर 1, जो क्या बताता है? हमारा ओपन एरिया बताता है, जिसका नाम क्या है? ओपन एरिया। ओपन एरिया का मतलब क्या है? थिंग्स नोन टू बोथ यू एंड द अदर, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो आपको भी पता है और साथ साथ लोगों को भी पता है आपके बारे में। यानी कि आपका नाम क्या है ये आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा, आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आता है हमारा ओपन एरिया। ठीक है, सेकंड के अंदर आता है ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि जो चीज़ें दूसरों को मेरे बारे में पता है बट मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, जैसे कि मेरी अनोइंग हैबिट्स क्या हैं कि जो लोगों को परेशान करती हैं, ये लोगों को तो पता होंगी बट मुझे नहीं पता होंगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को, ब्लाइंड स्पॉट। तीसरे को बोलते हैं हम हिडन एरिया, यानी कि जो चीज़ हमें खुद को तो पता है बट लोगों को नहीं पता, जो मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं, जो मेरे खुद के पर्सनल फियर्स हैं, जिनसे मैं चीज़ डरता हूँ, वो हो गए हिडन एरिया, जो कि मतलब मुझे पता है और लोगों को नहीं पता। वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है अननोन एरिया, यानी कि जो ना ही मुझे पता और ना ही लोगों को पता, यानी कि जो मेरे अंदर हिडन टैलेंट है या फिर जो मेरी डीप फीलिंग है, जिसको ना मैं जानता ना ही लोग जानते, इसको बोलते हैं हम अननोन एरिया। तो पर्पस क्या होता है जोहारी विंडो बनाने का? कि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है इम्प्रूव हो जाए। इस वजह से जोहारी विंडो बनाई जाती है, तो ताकि हम लोगों से बेटर कम्युनिकेशन कर सकें। इस वजह से जोहारी विंडो बनाई जाती है। और इनक्रीज ट्रस्ट इन टीम्स एंड रिलेशनशिप, ताकि टीम्स और रिलेशनशिप्स में मेरा भरोसा पैदा हो लोगों के साथ। इस वजह से जोहारी विंडो का यूज़ किया जाता है। और पर्सनली मेरी ग्रोथ हो, तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए जोहारी विंडो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या आ गया? आपको पता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, तो ये क्या है? ओपन एरिया, आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। और दूसरी चीज़ क्या आ गई कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ बट मैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता, तो ये क्या हो गया? ब्लाइंड स्पॉट हो गया, कि मुझे तो ये चीज़ पता नहीं है बट लोगों को ये चीज़ पता है। और अब तीसरी चीज़ आ गई कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है और ये चीज़ मैं छुपाता हूँ, तो ये मतलब मुझे पता है और लोगों को नहीं पता, ये हो गया हिडन एरिया। और अब मेरे अंदर हो सकता है लीडरशिप स्किल अच्छी है, जो कि आज तक किसी ने भी डिस्कवर्ड नहीं करी, तो ये क्या हो गया? मेरा अननोन एरिया हो गया। तो इस तरीके से ये चारों एरियाज़ आते हैं हमारे जोहारी विंडो के अंदर। फिर आती है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी का मतलब होता है हमारे थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अपने आप को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी इंटरनल क्वालिटीज़ देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेस हैं, और साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं कि क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एज अ थ्रेट आएगी। तो एक एक करके हर टर्म को एक्सप्लेनेशन दे रखी है, समझते हैं। अब स्ट्रेंथ
जो होती है वो इंटरनल चीज़ होती है और ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ होगी, ठीक है ना। ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें स्ट्रांग बनाती हैं, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये स्ट्रेंथ है मेरी, लीडरशिप है मेरे अंदर, क्रिएटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, मेरी स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। ये मेरी क्वालिटीज़ आ गई जो मुझे स्ट्रांग बना रही हैं। वीकनेस भी हमारी इंटरनल होती है, बट ये नेगेटिव चीज़ें होती है। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि मुझे बोलने से डर लगता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मुझसे चीज़ों पर फोकस नहीं हो पाता। ये मेरी कमियाँ हैं, ये मेरी वीकनेस हैं, ये इंटरनल है और नेगेटिव भी हैं। फिर आती हैं अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सटर्नल चीज़ हो गई और ये बट पॉजिटिव होती है, यानी कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें जो मुझे ग्रो करने में मदद करेंगी, जैसे कि फ्री स्किल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे ग्रो करने में मदद करेंगी। फिर आते हैं थ्रेट्स भी एक्सटर्नल होते हैं बट ये नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये बाहर की वो चीज़ है जो मुझे प्रोग्रेस करने से रोकेंगी, ठीक है। जैसे कि बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है मेरे पीछे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आ गई थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल है और नेगेटिव है। अब स्वॉट एनालिसिस जो है यूज़फुल क्यों है, ये हमें इस चीज़ में मदद करता है कि जो हम अपने गोल्स बना रहे हैं उनको बेटरली प्लान कर पाएँ, हमें हमारी एबिलिटीज़ के बारे में पता लग जाए, हमें हमारी लिमिट्स के बारे में पता लग जाए, यानी हमारी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस के बारे में हमें पता लग जाए, और हम अपनी वीकनेस को कम कर दें और अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर लें, और हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि जो भी चैलेंजेस आगे आने वाले हैं उनको हम फेस कर सकें और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। तो एग्जांपल क्या आ गया एक इंसान के स्वॉट एनालिसिस के, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या हो गई कि मैं गुड लिसनर हूँ, पंक्चुअल हूँ मैं टाइम का, और अच्छी राइटिंग स्किल्स है मेरी। वीकनेस क्या हो गई कि मैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर नर्वस हो जाता हूँ, मैथ्स अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई, वीकनेस हो गई। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई कि मुझे नई इंटर्नशिप मिल गई, या फिर टीचर ने गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। थ्रेट क्या हो गया कि मेरे घर के अंदर इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं आते, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई मेरे लिए थ्रेट हो गई, ठीक है। अब आता है उसके बाद मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट, नेटवर्किंग, एडवोकेसी एंड पब्लिक रिलेशन। जब भी आपको किसी कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना होता है तो आपको उस कम्युनिटी को क्या लगेगा, साथ साथ और लोगों का सपोर्ट भी लगेगा, ठीक है। और ये सपोर्ट कैसे मिलेगा, नेटवर्किंग से, एडवोकेसी से और पब्लिक रिलेशन से वो चीज़ सपोर्ट मिलेगी। तो नेटवर्किंग होती क्या है, नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्शन बनाना और रिलेशनशिप बनाना अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो हमारी मदद करेंगे फील्ड वर्क के अंदर या फिर सोशल एफर्ट के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाई जाती है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमें जो है कि जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत हो, डोनेशन की ज़रूरत हो, वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो, तो अगर हमारे नेटवर्क अच्छे होंगे, हमारे लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे होंगे, तो ये चीज़ हमारी जो है काम आएगी हमारे लिए, और ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा विजिबल रहे और इम्पैक्टफुल रहे, उसके लिए नेटवर्किंग काम आती है। और पार्टनरशिप हमारे लोगों के साथ अच्छी हो और हमारा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, उसके लिए नेटवर्किंग काम आती है। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि हमें अगर हेल्थ कैम्प करना है एक गाँव के अंदर, तो हमारा नेटवर्क क्या क्या होना चाहिए, वहाँ के लोकल डॉक्टर से कनेक्शन होना चाहिए, हमारा NGO से कनेक्शन होना चाहिए, पंचायत मेंबर से नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के स्कूल टीचर्स से नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम नेटवर्क बनाते हैं, अब हम अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करके, अलग अलग कम्युनिटी इवेंट्स को अटेंड करके हम नेटवर्क बना सकते हैं। अब आप अपने आप को दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करें और अपना काम दिखाएं, इसके थ्रू आप नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें लोगों के साथ टच में रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेटवर्क बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं कनेक्टेड रहने के लिए। इस तरीके से जो है आप नेटवर्किंग बना सकते हैं। एडवोकेसी का मतलब होता है स्पीकिंग अप या फिर एक्शन लेना, ठीक है। किसी भी कॉज को सपोर्ट करने के लिए एक्शन लेना या फिर उस चीज़ के लिए बोलना, ताकि आप उस ग्रुप की हेल्प कर सको या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ लोगों की अटेंशन ला सको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी एडवोकेसी। अब एडवोकेसी का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को सोसाइटी के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, जिन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, तो आप उन लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हो। इस वजह से ये हमारे एडवोकेसी की इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस होती है। जब भी आपको पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाना होता है, सिस्टम के अंदर चेंज लाना होता है, एटीट्यूड्स के अंदर चेंज लाना होता है, तब आपको एडवोकेसी की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अलग अलग टाइप की हमारी एडवोकेसी हो सकती हैं। इंडिविजुअल एडवोकेसी की, जब आप एक ही इंसान की मदद कर रहे हो, यानी कि एक डिसेबल स्टूडेंट है, उसको रैंप पर चढ़ाने के लिए आप मदद कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल एडवोकेसी। फिर आती है ग्रुप एडवोकेसी, कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जब भी एक स्लम कम्युनिटी है, उनके पास सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से डिमांड करो कि उनको प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करवाया जाए, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ग्रुप एडवोकेसी। फिर आती है पॉलिसी एडवोकेसी, कि जब भी आप लॉ के खिलाफ किसी या फिर गवर्नमेंट एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिसी एडवोकेसी, ठीक है। जब भी आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्कीम है कोई, उसको सुधारने के लिए आप गवर्नमेंट को कुछ लेटर वगैरह लिखते हो या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी एडवोकेसी। अब अलग अलग टाइप की एडवोकेसी हो सकती है। आप राइटिंग पिटीशन भी दे सकते हो, लिखित में दे सकते हो। दूसरा, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी चला सकते हो, ठीक है ना। आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, लोगों के साथ वहाँ जाकर बातचीत कर सकते हो, ऑफिशियल से मिल सकते हो, डिसीजन मेकर से मिल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एडवोकेसी काम करती है। फिर उसके बाद आता है पीआर, यानी कि पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव इमेज बनाना आपके काम की या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लोगों की नज़रों में, ठीक है ना, ताकि लोगों का आपके ऊपर भरोसा है, ठीक है ना, और आपको सपोर्ट मिले सोसाइटी से। तो यही चीज़ होती है हमारी पीआर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन जो होता है, शॉर्ट फॉर्म में पीआर बोलते हैं। अब पब्लिक रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, फिर रेपुटेशन बनानी होती है, उसके लिए पीआर की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपको डोनर्स को अट्रैक्ट करना होता है, सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, या फिर वॉलंटियर्स को अट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए पीआर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कॉज हुए हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पीआर की ज़रूरत पड़ती है। मेथड्स क्या क्या होते हैं? आप प्रेस रिलीज़ कर सकते हो, यानी जो भी आपने काम करा उसको न्यूज़पेपर के अंदर छपवा दो, ठीक है। जो भी आपने काम करा उसके पोस्टर बना दो, लीफलेट्स बनवा दो, बैनर्स बनवा दो, जगह जगह लगवा दो। जो भी आपने काम करा उसकी सोशल मीडिया पोस्ट डाल दो, वीडियो बनाकर डाल दो कि मैंने यहाँ से सफाई करी, ये करा, वो करा, ठीक है। और इवेंट्स भी रख सकते हो, जैसे स्ट्रीट प्ले या फिर रैलीज़ या फिर एग्जीबिशन भी कर सकते हो अपने काम की। एग्जांपल, जैसे कि आप एक कैंपेनिंग चला रहे हो चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो आप उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिख दो, या फिर जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ है वो फेसबुक पर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो, और लोकल मीडिया को इनवाइट करो। जो भी आप इवेंट कर रहे हो उसके अंदर बुलाओ उन लोगों को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने समझी जोहारी विंडो, कि इसका मेन एक ऐसा टूल है जो हमें अपने आप को समझने में मदद करता है और अपने आप को, हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? ये हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और हमारे अंदर भरोसा बढ़ाता है। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा, जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की स्टडी करते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी मदद करता है। नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? जब भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर नेटवर्किंग ही काम आती है। फिर आया एडवोकेसी, यानी कि किसी भी राइट के बारे में या फिर किसी भी सोशल कॉज के बारे में आवाज़ उठाना एडवोकेसी कहलाता है, ठीक है। जब भी आपको चेंज लाने हो किसी भी चीज़ के अंदर या फिर किसी भी चीज़ बारे में अवेयरनेस फैलानी हो, तब एडवोकेसी का यूज़ किया जाता है। फिर आता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी पॉजिटिव इमेज बनाना सोसाइटी के अंदर, पीआर कहलाया जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों का भरोसा बढ़ेगा आपका काम लोगों को दिखेगा और आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है आपका VSC का, ठीक है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आपको उसी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹100, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।